हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि तराइन का युद्ध, मैं उस बारे में आप लोग को जो है उसके बारे में बता चुका हूं, और पानीपत के 3 युद्धों के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तराइन का युद्ध आपने देखा, ये किस प्रकार से हिंदू शासन का अंत करता है और एक मुस्लिम शासन की शुरुआत करता है। ठीक है। उसके बाद पानीपत के युद्ध में आप क्या देखते हो कि एक मुस्लिम शासन का अंत होता है, एक दूसरे मुस्लिम शासन की शुरुआत होता है। जैसे अंत हुआ सल्तनत काल का और शुरुआत हुआ मुगल काल का। ठीक है। तो ये चीज तो आपने देखी पानीपत के युद्ध में। उसके बाद जो आज का मेरा टॉपिक है, थंबनेल देख करके आप जान ही गए होंगे, कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध, बैटल ऑफ कलिंग, जो कि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसने मन बदल दिया। किसका? सम्राट अशोक का। उसकी एक सोच बदल गई, मतलब कि हिंसा के प्रति। अब वो अहिंसक हो जाएगा, इसमें अहिंसा का पुजारी हो जाएगा और इस कद्र हो जाएगा कि दुनिया में नाम होगा उसका। ठीक है। तो कलिंग का युद्ध के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध सभी जानते हैं, अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। ठीक है। भारतीय इतिहास में जैसे नंद वंश के दौरान जो शासक थे, महापद्म नंद। ठीक है। तो महापद्म नंद के समय में कलिंग को मगध के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। नंद वंश का शासन बहुत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। सिकंदर, इसी की प्रसिद्धि को सुन करके, इनकी सैनिक क्षमता के बारे में सुन करके, उसके सैनिक किस कदर परेशान हो उठे थे और वापसी की मांग कर बैठे थे, वो सभी लोग जानते हैं ना। तो महापद्मनंद के समय में कलिंग को मगध में शामिल किया गया था। मगध में शामिल किया गया था। ठीक है। तो मगध में जब शामिल किया जा रहा है, एक सेकेंड, मगध में शामिल किया गया था, सभी लोग जानते हैं, नंदवंश। ये नंदवंश है। तो जब इसको मगध में शामिल किया गया और बाद में मौर्य वंश की स्थापना होती है, तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सभी लोग जानते हैं कि इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर कर्नाटक जो है दक्षिण भारत में, और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में असम तक उसके साम्राज्य का विस्तार था। तो ये कैसे माना जा सकता है कि कलिंग जो है मौर्य काल में नहीं था, या मौर्य काल और नंद वंश और मौर्य वंश के मध्य में कुछ ऐसा एक समय आया होगा शायद कि कलिंग जो है एक स्वतंत्र राज्य बन गया होगा, ऐसी एक मान्यता है। ठीक है। एक तो ये मान्यता मानी जाती है, और दूसरी मान्यता ये है, जैसा कि रोमिला थापर का मानना है। रोमिला थापर जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। रोमिला थापर मौर्य वंश के विषय में इन्होंने एक अच्छा थ्योरी दिया हुआ है ना, और एक महान इतिहासकार है। तो इन्होंने कहा था कि व्यापारिक दृष्टिकोण से जो था कलिंग, ये एक महत्वपूर्ण स्थान पर था जहां से दक्षिण भारत को जाया जा सकता था, और सभी लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी के तट पर भी स्थित था। तो इसको जीतना जरूरी था। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये था कि मौर्यों के लिए जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठते हैं, सम्राट अशोक, तो उनके लिए एक चिंता का भी विषय था और एक चुनौती भी था कि कलिंग कैसे अलग हो सकता है। ठीक है। तो उसी बात को लेकर के कि नहीं, कलिंग को शामिल करना है अपने में। ठीक है। तो इसी मुद्दे को लेकर के ये युद्ध हुआ। ठीक है। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है, देखिए जो कलिंग है ये तो मैंने बता दिया कि उड़ीसा में है, और दूसरी बात ये मानी जाती है कि जो अशोक का जो 13वां
13वां अभिलेख है, 13वां अभिलेख, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, अशोक का 13वां अभिलेख, ये फैक्ट है। पूछा जाता है कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से चुनौती को देखते हुए कलिंग युद्ध के खिलाफ अशोक ने युद्ध की घोषणा कर दी। किसी राजा का नाम इसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा मुझे मिला तो पद्मनाभा, पद्मनाभा ये एक नाम इतिहास में बहुत रेयर मिलता है कि उस समय जो है यही वहां का राजा था। ठीक है, तो ऐसी भी एक कल्पना की जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, अशोक ने युद्ध की घोषणा कर दी। और ये युद्ध कब हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। ये युद्ध हुआ 261 ना 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। और अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध हो रहा है। ठीक, तो 13वां अभिलेख 261 ईसा पूर्व और अभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब फैक्ट है। उसके बाद युद्ध बहुत भीषण हुआ और इस कदर हुआ कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कहा जाता है, जैसा कि 13वां अभिलेख कहता है, कि ये जो युद्ध हुआ था इसमें 13वें अभिलेख की हम बात कर रहे हैं। इस युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए। ठीक, 1,00,000 लोग इसमें मारे गए और लगभग 1,50,000 लोग 1,00,000 लोग मारे गए और 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। ठीक, तो ये रहा, बंदी बनाए गए इस युद्ध में। तो इतने बड़े भीषण रक्तपात को देख करके अशोक का जो हृदय था वो द्रवित हो उठा, वो दुखी हो उठा कि ये सब मेरी वजह से हुआ, ना मैं ये करता ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। तो इसकी वजह से अशोक का हृदय परिवर्तित होता है। अब वो घोषणा करता है कि अब जो है भेरी घोष, युद्ध शुरू होने से पहले बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, अब भेरी घोष के स्थान पर क्या होगा, धम्म घोष होगा, धम्म का उद्घोष होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करना है कि भेरी घोष नहीं होगा, अब क्या होगा, धम्म घोष होगा, धर्म का प्रचार प्रसार होगा। वो धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म, जिसके लिए अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए। कहा जाता है कि 84,000 स्तूप बनवाए। ठीक है, और बहुत सारे शिलालेख स्तंभ लेख गढ़वाए अपने साम्राज्य में। तो इस प्रकार से कलिंग को जीता गया। ठीक है, और अशोक में जो परिवर्तन हुआ उसने हिंसा का त्याग कर धर्म या अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना है। और धर्म कौन सा है, धर्म है बौद्ध धर्म। ओके, बौद्ध धर्म ये अपना लेगा। इसको मैं क्लाउडी किए दे रहा हूं। इस प्रकार से ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कलिंग को जब जीत लिया गया तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया इसको हम बात करते हैं। इसके 2 केंद्र बनाए गए। जैसे 2 केंद्र की बात करें, इधर से बात करते हैं। कलिंग को 2 भागों में बांटा गया। कैसे,
पहला था उत्तरी कलिंग, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। इन दोनों के प्रशासनिक केंद्रों की राजधानी क्या बनाई गई? उत्तरी कलिंग की राजधानी बनाई गई तोसली को, तोसली, ओके। और दक्षिणी कलिंग की राजधानी बनाई गई जौगढ़, जौगढ़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, जरूर लिखेंगे। तो कलिंग को दो भागों में बांट दिया गया, तोसली और जौगढ़ में। अगर और थोड़ा जाना जाए कि युद्ध एग्जैक्टली कहां हुआ, तो हम थोड़ा आप लोग को मैप के माध्यम से बता देते हैं, इसको आप लोग समझ लें। जैसे इधर ले लेते हैं, ये तो आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया। इधर चलते हैं, ये इस भाग में पड़ता है आपका उड़ीसा। ठीक है, अब उड़ीसा में ये कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग वहीं पड़ता है। और राजधानी जो है वर्तमान में भुवनेश्वर, उड़ीसा की ना। तो जहां तक मैंने मालूम किया तो भुवनेश्वर के दक्षिण में 8 किलोमीटर दया नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। ठीक है, यहां पर दया नदी के तट पर एक पहाड़ी है, धौलागिरी पहाड़ियां यहां पर है, जहां पर ये युद्ध हुआ। तो दया नदी का नाम आप लोग याद कर लेंगे, वहीं पर उसी तट पर यह स्थापित हुआ और यहीं पर शांति स्तूप भी बनाया गया है। ठीक है, और ये शांति स्तूप जो बनाया गया है ये जापान की जो गवर्नमेंट है उसके सहयोग से, क्योंकि जापान में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार है, इसकी वजह से यहां पर इस भाग पर जहां पर ये युद्ध हुआ था, इस भाग पर वहां पर शांति स्तूप का निर्माण किया गया है, क्योंकि मन शांत किया अशोक ने और बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन लगा दिया। तो ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष अभिषेक के 13वें अभिलेख शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। उसके बाद कलिंग को 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, तोसली और जौगढ़। और यहां पर वायसराय नियुक्त किए जाएंगे, गवर्नर, जो कि प्रशासन संभालेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे, मैंने आप लोगों को बताया है पूरी जानकारी के साथ। तो ये था कलिंग का युद्ध जिसने अशोक का मन बदल दिया। ठीक है, तो यही था आज का मेरा टॉपिक। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? और जैसा कि मैंने यहाँ पर ये बना ही दिया है मैप के माध्यम से, भुवनेश्वर के दक्षिण में 8 किलोमीटर जब जाएंगे तो दया नदी पड़ती है, तो वहां पर धौलागिरी की पहाड़ियां हैं, वहीं पर यह युद्ध संपन्न हुआ, जिसको वर्तमान में शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है, बनाया गया है, थोड़ा डेवलप किया गया है एक स्मारक के रूप में। ठीक, तो ये था कि मेरा टॉपिक, और टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट पर जरूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।